नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जल्द बनेगा इस्लामिक देश। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया दावा, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश के बाबा शंकराचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बीजेपी का आदमी। कहा यह करता है बीजेपी का प्रचार, ये नहीं है बाबा, ये है ढोंगी। मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवे की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया नजरबंद। दारुल उलूम देवबंद जाने की थी घोषणा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2020 में दंगों के मामले में नूर मोहम्मद को कोर्ट ने किया बेइज्जत बरी। दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। मोदी राज में कर्ज में डूबा भारत। 9 साल में 100 करोड़ से ज्यादा मोदी ने लिया कर्ज। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने किया दावा। कहा लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जल्द बनेगा इस्लामिक देश। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने भारत के जल्द से जल्द इस्लामिक देश बनने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर सिनवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बात कही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा है कि भारत में जल्द से जल्द इस्लामिक शासन आने वाला है और भारत इंशाअल्लाह जल्द इस्लामिक देश बनेगा। आगे उन्होंने कहा है कि इस्लामिक देश बनने के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा और पूरी दुनिया में मुसलमान राज करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहरा सिनवारी ने भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा शंकराचार्य ने खोल दी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पोल। धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य ने बताया बीजेपी का प्रचारक। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगत गुरु शंकराचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का आदमी बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का धीरेन्द्र शास्त्री प्रचार करता है। दरअसल आपको बता दें कि शंकराचार्य से पूछा गया था कि बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो इस समय पूरे देश में टॉप पर चल रहे हैं, आखिरकार उनमें ऐसी क्या खासियत है। तो शंकराचार्य ने जवाब दिया कि वो भाजपा का पंडित है और भाजपा का प्रचार करता है, भाजपा के लिए वोट मांगता है और बीजेपी के ही लोगों से वो मिलता है, इसलिए वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी का आदमी धर्म का आदमी नहीं हो सकता। यानी बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अब उन पर बीजेपी का आदमी बीजेपी का प्रचार करने और बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगा है, जिसके बाद बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये आरोप किसी व्यक्ति ने या नेता ने नहीं लगाया है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जगत गुरु शंकराचार्य ने लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लड़कों के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद फतवा लेने जा रहे हिंदूवादी संगठनों को यूपी पुलिस ने किया नजरबंद। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवे की मांग को लेकर सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाने की घोषणा करने वाले हिंदूवादी संगठनों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। इन सदस्यों ने मांग की थी कि वे उन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ फतवा जारी करें जो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी कलाई पर कलावा बांधते हैं। क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने घोषणा की थी कि वे दारुल उलूम से लिखित में फतवा मांगेंगे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और चरथावल क्षेत्र में रोक लिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर राकेश शर्मा ने कहा कि सहारनपुर जिले के पुलिस अधिकारी यहां आए और उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा कर्नाटक हार के बाद लोकसभा चुनाव जल्द करवाने में जुटी है भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कर्नाटक में हार के कारण बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव की घोषणा पहले करने की होगी। देश भर में बीजेपी का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए क्या किया इसकी एक सूची जारी करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया और जो काम भी हम तमिलनाडु में करवा रहे हैं वो काम हम सिर्फ अपने पैसे से ही करवा रहे हैं, राज्य के पैसे से ही करवा रहे हैं। बीजेपी सरकार हमें कुछ भी नहीं दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों ईसाइयों को हिंदू धर्म में कराई घर वापसी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में आज दर्जनों लोगों ने ईसाइयत छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है।
बजरंग दल ने घर वापसी के लिए नानपारा काली मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। कार्यकर्ताओं ने ईसाई बने लोग की हिंदू धर्म में वापसी कराई। कार्यक्रम से पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चर्च में लालच और प्रलोभ देकर हिंदुओं को ईसाई बनाया गया और इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। भारत नेपाल सीमा पर बसे गांव में ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे और फिर इन लोगों को समझाया। उसके बाद इनकी हिंदू धर्म में ही वापसी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करवा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी राज में कर्ज में डूबा भारत। 9 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर भारत पर कर्ज हुआ 155 लाख करोड़ रुपए। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारत को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर पिछले 9 वर्षों में देश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था के बदहाल होने का आरोप लगाते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत के कर्ज को 3 गुना कर दिया है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी राज में 100 करोड़ रुपया भारत पर कर्ज और बढ़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने किया दावा लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव चौंकाने वाला होगा। अखिलेश यादव ने बात करते हुए बताया है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अपनी जीत हासिल करेगी। सपा प्रमुख का ये बयान सीतापुर के नेमसीपरा में लोक जागरण अभियान के अंतर्गत हुई बैठक में आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन सभी लोकसभा की सीटों को जीतने का दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर हिंसा पर चुप्पी के लिए मोदी को घेरा। कहा लोग के जले पर नमक छिड़क रही है खामोशी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में करीब 1.25 महीने से जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की अड़िग चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आपकी खामोशी लोग के घावों पर नमक छिड़क रही है। मणिपुर में लगातार जारी हिंसा की घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति की गठन की घोषणा की। हालांकि राज्य में हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी 3 मई 2023 को मणिपुर में सबसे पहले हिंसा भड़की। आपको केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में भेजने में लगभग 1 महीना लग गया। गृह मंत्री के जाने के 8 दिन बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। इसलिए आप एक समिति बनाएं और प्रदेश की जांच कराएं और जो दोषी है, जो लोग की मांग है, उन मांग को पूरा करें और अपनी चुप्पी तोड़े। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों के मामले में एक और मुस्लिम युवक को कोर्ट ने किया बरी। दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगों से संबंधित एक मामले में एक शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी की पहचान करने का झूठा दावा करने के कारण दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, जबकि आरोपी नूर मोहम्मद को दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा संबंधित अपराधों से बरी कर दिया गया। अदालत ने एक पुलिस गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसका बयान झूठा और देर से लिया गया लगता है। कटकटुमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शीर्ष अग्रवाल ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इन दंगों में जबरदस्ती फंसाया गया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि उपद्रव सबसे ज़्यादा हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने ही मचाया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी झूठी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ की थी, जिससे वो डर जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से 2020 के दंगों में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया और खुलकर मुसलमानों को जेल में डाला और उनके खिलाफ जबरदस्ती गलत कार्रवाई की। सुपरस्टार के बेटे पर हाथ डाला, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। समीर वानखेड़े अब खुद ही ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। जिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वह जोनल डायरेक्टर थे, उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि समीर ने अपने परिवार के साथ कई बार विदेश यात्रा की और उनके पास अपनी आय से अधिक संपत्ति है। वहीं आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान के बेटे को जिस समय समीर वानखेड़े ने पकड़ा था, उस समय 25
करोड़ रुपए की रिश्वत शाहरुख खान के परिवार से मांगी गई थी और ना देने पर आर्यन खान को इस मामले में फंसाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आर्यन खान के मामले को लेकर समीर वानखेड़े बुरी तरह से फंस गए हैं और ये अब जेल भी जाने वाले हैं।